नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये वही मोहम्मद बिन तुगलक है जो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा होता है। ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा रहता है मोहम्मद बिन तुगलक, उसका वास्तविक नाम रहता है जूना खां, जो गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद गद्दी को संभालता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक, अच्छे से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1325 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 1351 में समाप्त हो जाता है। 1351 में ही क्यों? क्योंकि 1351 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसका डेथ हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को आपने काफी ज्यादा सुना होगा कि तुगलक डायनेस्टी में सबसे पढ़ा लिखा जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था कि पढ़ा लिखा मूर्ख शासक है। तो आखिर किस आधार पर मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख शासक, यानी कि पढ़ा लिखा मूर्ख शासक उसे कहा जाता था, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। कुछ चार असफलताओं के कारण, मतलब कि वो सत्ता को तो संभाला था 1325 से लेकर 1351 तक, 25 साल तक लगभग वो शासन भी किया था, लेकिन उसकी कुछ गलत रणनीति की वजह से या फिर कुछ गलत डिसीजन की वजह से उसकी सत्ता जो है काफी लंबे समय तक नहीं चल पाई। तो वो आखिर क्या कारण थे, प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से इसको लगातार असफलता मिला और जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहा जाने लगा। तो हम लोग उसे जानते हैं। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, तो आखिर क्या असफलता के कारण थे जिसके कारण इसे पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहा जाने लगा? तो पहला कारण यह था कि जो पहले से ही कैपिटल थी दिल्ली, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया था और दिल्ली से ही हुकूमत करता था। ठीक है। तो असफलता के पहला कारण इसका यह था मोहम्मद बिन तुगलक का कि इसने अपनी कैपिटल जो है दिल्ली से हटा करके दौलताबाद दौलताबाद शिफ्ट कर देता है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। दिल्ली से उठा करके इसको शिफ्ट कर देता है दौलताबाद। ये पहला कारण था। दूसरा क्या कारण था कि जो पहले सिक्के जो होते थे, जो चलन में थे उस समय सिक्के सोने और चांदी के, उसको ये बदल करके कॉपर का बना देता है। तो ये क्या करता है, सिक्के जो होते हैं उसको चेंज करके ये क्या करता है, कॉपर का बना देता है। ठीक है। जिसकी वजह से जिसकी वजह से सत्ता में ये सोचता है कि बहुत सारा सोना चांदी है, जिसकी वजह से सोना चांदी वो अपने खजाने में शामिल कर लेता है और कॉपर का सिक्का को चला देता है, जिससे मार्केट में उस समय की जो बाजार है उसकी जो नियंत्रण है वो पूरी तरह से डगमगा जाती है। तीसरा कारण क्या था, एक ही समय में वो दो युद्ध करा देता है, एक कराचील में और एक खुरासान में। अच्छे से देखिएगा, एक समय में एक ही टाइम युद्ध करवाना, एक ही समय में एक ही युद्ध करवाना चाहिए, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की गलत डिसीजन की वजह से वो एक ही समय में दो युद्ध करा देता है। पहला खुरासान का युद्ध, खुरासान का युद्ध जिसका संबंध आपका ईरान से है, और दूसरा युद्ध करवा देता है वो कराचील का युद्ध, कराचील का युद्ध। ठीक है, ये आपका चाइना में है। ठीक है। तो एक ही समय में दो युद्ध कराने की वजह से इसका जो मतलब जो युद्ध है वो भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। और चौथा सबसे प्रमुख कारण है मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता का कारण, जिसकी वजह से इसको पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहा जाता है। ये तीन कारण तो है ही, लेकिन चौथा कारण यह है कि इसके साम्राज्य में बाढ़ आ गया रहता है। बाढ़ आने की वजह से तो जहां ये जनता को सुख सुविधाएं देनी चाहिए या फिर उसको कुछ सरकारी सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए या फिर अपने खजाने में से कुछ पैसे खर्च करके जनता का विश्वास जीतना चाहिए कि मेरी प्रजा पर आपत्ति आई है तो मैं उसकी आपत्ति को दूर करने का प्रयास करूं, तो वही मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, टैक्स को बढ़ा देता है। तो टैक्स इंक्रीज कर देता है, जिससे कि वहां की जनता क्या हो जाती है, नाखुश हो जाती है। ठीक है। और धीरे धीरे मोहम्मद बिन तुगलक पर से वहां की प्रजा या फिर जनता का जो विश्वास है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो टैक्स क्या करता है, ये बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वहां की जनता क्या हो जाती है, वहां की जो प्रजा होती है काफी इससे नाखुश हो जाती है और धीरे धीरे उसका वो पतन की तरफ आगे बढ़ते रहता है। ठीक है। तो ये थे इसके असफलता के कारण। इसका वास्तविक नाम क्या था, रियल नाम क्या था, जूना खां। ये जरूर याद रखिएगा आप, रियल नेम क्या था इसका, जूना खां। इसके पिता का नाम क्या था, इसके पिता का नाम था गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक। ये वही गयासुद्दीन तुगलक है जो तुगलक वंश की नींव रखते हैं। ठीक है। फादर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। एक चीज इसका सबसे महत्वपूर्ण है, माना जाता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक का, कि ये अपने साम्राज्य में जितने भी लोगों को पद जो देता था वो उसके क्वालिफिकेशन के आधार पर देता था। तो यह एकमात्र दिल्ली सल्तनत में ऐसा सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़ा लिखा मूर्ख शासक तो था,
काफी पढ़ा लिखा भी था। इसकी असफलताओं के कारण इसे कहा गया कि ये पढ़ा लिखा मूर्ख शासक है। लेकिन ये पूरे दिल्ली सल्तनत में, मैं बात कर रहा हूँ गुलाम वंश से लेकर के हम लोग लोधी वंश तक जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मुगलिया पीरियड स्टार्ट हो जाता है आपका 1526 से लेकर के, तो वो बात की बात है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में चाहे वो गुलाम वंश आए या फिर तुगलक वंश या फिर सैयद वंश या फिर लोधी वंश, ठीक है, इन सारे या फिर खिलजी वंश, इन पांचों वंश में एकमात्र ऐसा सुल्तान रहता है दिल्ली का जो क्वालिफिकेशन के आधार पर लोगों को उसके पद पर नियुक्त करता था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा वो कौन सा शासक था जो क्वालिफिकेशन के आधार पर यानी कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पद को क्या करता था, पद पद पर उसे नियुक्त करता था, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन के आधार पर पद पर नियुक्त करता था कौन, तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसका वास्तविक नाम क्या था, जूना खां। ये किसका पुत्र था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। और मैंने बताया कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसी हुई, तो वो गुजरात जब बंगाल विजय से जब आता है, जब जीत करके आता है, तो बड़े बड़े दरवाजे वगैरह बनवा देते हैं, जिसकी वजह से उसी में दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सारा पॉइंट है आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दो पद चलाया गया था, तो वो दो पद क्या था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी सत्ता चलती है 1325 से 1351। 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। असफलता के कारण क्या थे, तो पहला असफलता का कारण था कि ये अपनी कैपिटल जो है दिल्ली से हटा करके दौलताबाद शिफ्ट कर देता है, ठीक है, दौलताबाद शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसकी सत्ता थोड़ी थोड़ी गड़बड़ाने लगती है। और ये क्या करता है, ये जो उस समय जो मतलब कि जो सिक्के जो चलते थे, सिक्के जो सोने और चांदी के चलते थे, उसके जगह में ये क्या करता है, उन्हीं सिक्कों को वो कॉपर का बना देता है। एक ही समय में दो युद्ध करा देता है, पहला खुरासान और दूसरा है आपका कराचील। खुरासान जो कि ईरान में है, कराचील जो कि चाइना में, जिसकी वजह से दोनों युद्ध हार जाता है। और चौथा सबसे प्रमुख कारण है कि बाढ़ आने की वजह से, इसके ही साम्राज्य में बाढ़ आने की वजह से टैक्स को घटाने के बजाय ये क्या करता है, टैक्स को बढ़ा देता है, जिसके वहां की जनता जो है इसके खिलाफ विद्रोह कर देती है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन के आधार पर यानी कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अपने पद पर किसी भी व्यक्ति को जो नियुक्त करता था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके पिता का नाम क्या था, इसके पिता का क्या नाम था, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके पद के बारे में, ठीक है। से आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, आसानी से ये समझ में आ जाएगा। हर एक वंश से कनेक्शन है, आप एक एक करके इसे याद कर सकते हैं और लिख करके याद करेंगे तो जल्दी ही याद होगा, ठीक है। तो इसके द्वारा जो पद जो शुरू किया गया था, वह पद था आपका दीवाने कोही और आमीरे कोही, ठीक है, दीवाने कोही और दूसरा था आपका आमीरे कोही, ठीक है। अब दीवाने कोही का संबंध एग्रीकल्चर से था, यानी कि आपका कृषि से था, एग्रीकल्चर से संबंधित था। और इसी एग्रीकल्चर से संबंधित जो व्यक्ति इस पद पर जो काम करेगा, है ना, इसके लिए एग्रीकल्चर से संबंधित इस पद पर जो काम करने युक्त जो व्यक्ति होते थे उन्हें कहा जाता था आमीरे कोही। तो ये दो पद को भी इसने शुरू किया था। क्वालिफिकेशन के आधार पर क्वालिफिकेशन के आधार पर पद पर नियुक्त करता था, और इसने दो पद को शुरू किया था, एक है दीवाने कोही और दूसरा है आपका आमीरे कोही। यानी काम कर दीवाने कोही का संबंध एग्रीकल्चर से था, यानी कि कृषि से था, और इस पद पर जो काम करेगा उसे कहा जाता था आमीरे कोही। काम करने युक्त जो व्यक्ति मतलब योग्य हो, उस व्यक्ति को आमीरे कोही की उपाधि दी जाती थी, मतलब वो पद दिया जाता था। तो ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी समय बात हो रहा है 1333 ईस्वी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, ठीक है। उसी समय अफ्रीका से एक अफ्रीकी यात्री आता है। कहां से आता है, मोरक्को से। उसका नाम क्या रहता है उस व्यक्ति का, इब्न बतूता। आपने सुना होगा इनके बारे में, इब्न बतूता के बारे में। तो एग्जाम में पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। दूसरा क्वेश्चन कि ये कहां से आया था, तो यह मोरक्को से आया था, ठीक है। कैसा यात्री था, किस देश से आया था, तो यह एक अफ्रीकी यात्री था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अफ्रीकन एक ट्रैवलर रहता है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। इसके द्वारा लिखा गया दो किताब है जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, वो आप याद रखेंगे। पहला है आपका रहला और दूसरा है आपका सफरनामा। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पहला है रहला और दूसरा है आपका सफरनामा।
1333। वही 1333 के बाद 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में एक साम्राज्य की स्थापना होती है और उस साम्राज्य का नाम रहता है विजयनगर। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। और यह भी पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो किसने की थी। तो दो व्यक्तियों ने किया था, एक का नाम है हरिहर और दूसरा है आपका बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने क्या किया था, साउथ इंडिया पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और यहीं पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम प्रतापी सर्वश्रेष्ठ राजा कौन थे। तो उनका नाम था आपका कृष्णदेव राय वर्मन। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1336 ईस्वी की बात हो रही है। 1336 के बाद फिर यही 1342 ईस्वी में क्या करता है, इब्न बतूता जो कि अफ्रीकी यात्री था, जो कि मोरक्को से आया था, ठीक है। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक को एक उपाधि देता है, वो काजी की उपाधि देता है। तो ये भी कुछ पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता को काजी की उपाधि किसने दी थी। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने दी थी। 1333 में ये भारत आया था, अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को से आया था। इसने 2 किताबें लिखी, रहला और सफरनामा। और वहीं 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को चाइना भेज देता है, वहां का एम्बेसडर नियुक्त करके, यानी कि हिंदी में राजदूत। एम्बेसडर बनाकर ये क्या करता है, चाइना भेज देता है। किसको, इब्न बतूता को। 1342 ईस्वी में कहाँ भेजता है, चाइना में, ठीक है, राजदूत बना करके। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1342 तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग 1351, जैसा कि मैंने बताया कि 1351 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर मृत्यु होती है, तो सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और इसी के मरने के बाद जियाउद्दीन बर्नी, जो कि बहुत ही बड़े और बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। काफी फेमस इतिहासकार रहते हैं ये। इनका कहना होता है इनके मरने के बाद कि आपको लोगों से और लोगों को आपसे छुटकारा मिल गया। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि यह बात किसका कथन था। जियाउद्दीन बर्नी का कथन था कि उन्होंने क्या कहा था, जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कहा था कि आपको लोगों से और लोगों को आपसे छुटकारा मिल गया, ठीक है। तो यह कथन किसने कहा था, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। किसके मरने के बाद कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद कहा था, ठीक है। और इसी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का ही चचेरा भाई रहता है, जिसका नाम रहता है आपका फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद वो सत्ता को संभालता है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी पॉइंट था मैंने सारा चीज आप लोग को अच्छे से समझा दिया, ठीक है। वापस से एक बार रिपीट करते हैं जो इसमें हम लोगों ने चर्चा किया। पहला क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका रूल क्या था 1325 से लेकर 1351 तक। इसने 2 पद को शुरू किया था, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। इसने 2 पद शुरू किया था, एक है दीवाने को ही, जिसका संबंध एग्रीकल्चर से था, ठीक है, यानी कि कृषि से था। और आमिरे को ही उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित जो व्यक्ति होते थे, इस पद के लिए जो काम करते थे, जो व्यक्ति नियुक्त होते थे, उसे आमिर को ही कहा जाता था। 1333 ईस्वी में एक अफ्रीकन यात्री यानी अफ्रीकन ट्रैवलर भारत आता है, मोरक्को से आता है। उस व्यक्ति का नाम रहता है इब्न बतूता। इसके द्वारा लिखा गया 2 किताब है। पहला किताब का नाम है आपका रहला, ठीक है, और दूसरी किताब है आपका सफरनामा। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। 1336 में वही भारत में साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। कौन करता है, वो हरिहर और बुक्का नामक 2 व्यक्ति करते हैं, 2 भाई करते हैं 1336 में। और यही 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का सबसे जो प्रतापी, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो राजा रहता है, फेमस राजा जो रहता है, उसका नाम रहता है कृष्णदेव कृष्णदेव राय वर्मन, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कहा था, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद, क्योंकि अलग अलग उसकी रणनीति की वजह से या फिर उसके सफलताओं की वजह से उसका जो पूरा साम्राज्य वो पूरी तरह से डगमगा जाता है, चरमरा भी जाता है। जिसकी वजह से जियाउद्दीन बर्नी एक बहुत बड़े इतिहासकार रहते हैं, वो कहते हैं कि लोगों को आपसे और आपको लोगों से छुटकारा मिल गया। मरने के बाद उसकी मृत्यु कहाँ हुई रहती है,
उसकी मृत्यु सिंध प्रांत में हुई रहती है। ठीक है। इब्न बतूता इब्न बतूता को फिर क्या करता है, ये 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को चाइना भेज देता है एम्बेसडर बना करके, और वहीं 1351 में यानी कि 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद इसी का जो भाई रहता है, चचेरा भाई, जिसका नाम रहता है फिरोज शाह तुगलक, वो गद्दी को संभालता है और तुगलक वंश को फिर आगे लेकर के जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो भी मैंने बताया आप लोगों को, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है। इसको आप अच्छे से, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। और आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि किस वंश के बाद कौन सा वंश आया। और फिर तुगलक वंश की जो नींव रखी थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी, फिर उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है और 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।